हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल पावर वन फॉर फिफ्थ सेमेस्टर चैप्टर 3 ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम। नॉर्मली ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? जब हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। जब हम पावर को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर करते हैं तो उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। नॉर्मली आप ये डायग्राम में देख सकते हो, इस चीज को, इस पूरे चीज को यहाँ से लेके जहाँ तक ये जनरेटिंग से लोड, ये डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी वायर का यूज होता है, जो भी मटेरियल्स का यूज होता है, उस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आता है। ट्रांसमिशन के साथ सिस्टम है, इसका मतलब एवरीथिंग आर इंक्लूड दिस, मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इंसुलेटर इंक्लूड है, टावर इंक्लूड है, आपके कंडक्टर इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। ओके। तो पावर सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसे पावर सिस्टम कहते हैं। मतलब पावर सिस्टम भी कई सिस्टम से मिलके बना पड़ा है, जिसमें आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ज़्यादातर जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो एसी थ्री फेज थ्री वायर में यूज किए जाते हैं, यानी तीन फेज को भेजा जाता है थ्री वायर के हेल्प से। और नॉर्मली हम हाई वोल्टेज को इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि जो हमारे लॉसेस हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस, वो कम हो जाते हैं। हमें पता है वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाता है, तो जिसके कारण जो लॉसेस हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस, वो कम हो जाते हैं। अब इसको लेआउट देखते हैं हम। लेआउट में क्या बता रखा है? सबसे पहले आपको बता दो, जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, जो ब्लू कलर दिख रहा है वो आपका ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर कर रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिशन दोनों ही करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ग्रीन लाइन जो यहाँ प्रेजेंट कर रही है वो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब छोटे दर पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और जो ब्लैक कलर है वो जनरेशन है। तो आप इस डायग्राम को देखो, थोड़ा ये अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको डायग्राम के सिंबल्स पता होने चाहिए। आपका यहाँ एनर्जी जनरेट हुआ, पावर जनरेट हुआ, पावर जनरेट करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज हुआ। यहाँ पे लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जनरेटेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसने क्या किया? वोल्टेज वैल्यू को बढ़ा दिया। जो आपका जनरेशन होता है नॉर्मली 11 केवी, 33 केवी या 66 केवी, इससे ऊपर हम जनरेशन नहीं करते हैं। जनरेशन नहीं करने के कई रीजन है इसके ऊपर, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि हमारा नॉर्मली जो जनरेशन होता है 11 केवी में होता है। हमने 11 केवी को जनरेट करके इसे स्टेप अप कर लिया कितने केवी में? 220 केवी, 345 केवी, 500 केवी, या 138, जो भी हो, मतलब हमने इसे स्टेप अप कर लिया, इस पर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से स्टेप अप कर लिया है। और स्टेप अप करने के बाद हमने इसे क्या कर दिया? ट्रांसमिट कर दिया। कहाँ तक? डिस्ट्रीब्यूशन तक। डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाकर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सिंपल। आपको ये डायग्राम बना के आना, अगर आपसे वो पूछे कि आप एक्सप्लेन द क्या था, लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, तो आपको ये डायग्राम बना के आना है, इससे कुछ गलत नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं भैया हमको ये नहीं, हमको ये डायग्राम बनाना, तो मैं आपको ये डायग्राम में बता देता हूँ। ये आपका जनरेशन का सिंबल है, ये एसी, एसी जनरेट कर रहा है इसलिए एसी का सिंबल है। ये आपके ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं, ट्रांसमिशन लेवल। अब ये बता रहा है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप अप के लिए लगा रखे हैं। नॉर्मल सी बात है कि जनरेटिंग के बाद जो भी ट्रांसफार्मर लगते हैं स्टेप अप के लगते हैं। ट्रांसमिशन लाइन लेवल क्या बता रहा है? यहाँ पे तीन ट्रांसमिशन लाइन बता रहा है, 132 केवी का है, 220 केवी का और 400 केवी के, तीन लाइन बता रखे उसने ट्रांसमिशन किया है। उसके बाद द लाइन ऑफ अदर ग्रिड, ग्रिड मतलब दूसरे प्लांट को ये डायरेक्ट दे रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जनरेट हुआ, ट्रांसफार्मर लगा, फिर उसे ट्रांसमिट किया, उसके सब ट्रांसमिशन लेवल। अब इसने क्या किया? ट्रांसमिट किया। जैसे ये हो गया ना, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसमिट किया, वैसे यहाँ पे इन्होंने ट्रांसमिट किया। अब यहाँ से स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करके फिर इनके पास है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 33 केवी, 11 केवी। उसके बाद नॉर्मली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से एज पर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये भी सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई बड़ वो नहीं है। आपको जो ये इसका जो पीपीटी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम, मैंने आपको कहा था ना कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। और ट्रांसमिशन हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप डेफिनेशन पढ़ लेना, मतलब इसका ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस पावर को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। अब इसमें चार तरीके के सिस्टम होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है? जो हाई वोल्टेज के लिए होता है। आपने डायग्राम में थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो सबसे पहले हमने 11 केवी को कन्वर्ट किया था 606 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी में। यानी हमेशा प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है? हाई वोल्टेज के लिए होता है, और वो
वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो जनरेशन है वो मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है और आपको यूज करना है दिल्ली में। तो आप क्या करोगे, राजस्थान से दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी लेके आओगे ट्रांसमिशन के थ्रू। और जो उसकी रेटिंग होगी वो 66 kV, 132 kV, 220 या 400 kV की होगी, ठीक है। तो आप दिल्ली के सेंटर में नहीं उतारोगे, उधर दिल्ली के आउटसाइड में उतारोगे। जैसे एनसीआर हो गया, आप फरीदाबाद उतार दोगे, गुड़गांव उतार दोगे, नोएडा उतार दोगे, ऐसी जगह उतारोगे। दिल्ली के सेंटर में उसे ट्रांसमिशन लाइन को नहीं उतारोगे। तो बस आप ये याद रखो कि जो राजस्थान से दिल्ली लाइन आई ना उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन का नाम दे दिया उन्होंने। राजस्थान से दिल्ली जो लाइन आई उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन का लाइन नाम दे दिया। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या है, जो दिल्ली जिस जगह पे दिल्ली में उतरी उस जगह से वो फिर ट्रांसमिट किया जाएगा, तो उससे क्या आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हुआ, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हुआ। लेकिन वो भी शॉर्ट, अभी देखिए वो भी क्या हुआ, दिल्ली का एक कोना, एनसीआर अलग अलग कोने पड़ जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहेंगे। ओके, मतलब नॉर्मली ये हाई वोल्टेज पे होता है, फिर ये लो वोल्टेज पे होता है, क्योंकि इतना हमें कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि 220 kV की रिक्वायरमेंट हो। इंडस्ट्री में भी 33 kV से काम चल जाता है। बड़ी इंडस्ट्री हो तो एज पर रिक्वायरमेंट हो तो अपना अलग ही एरिया बनाएगी, वो सिटी के अंदर क्यों अपना इंस्टॉल करेगी। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमेशा लो वोल्टेज पे होता है। और ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि राजस्थान से दिल्ली आई, दिल्ली से फिर दिल्ली के अलग अलग एरिया में गई तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाता है। दिल्ली भी बहुत बड़ा है, ऐसे आप किसी भी स्टेट को ले सकते हो। अब एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज का एडवांटेज क्या है, क्यों आप हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसफर करते हो, आप लो वोल्टेज क्यों नहीं ट्रांसफर करते। क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि लो वोल्टेज क्यों नहीं ट्रांसफर करते। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। यानी मैं सीधा सीधा कहूँ, वोल्टेज इज द डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी एक वैल्यू इंक्रीज करने पे दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करो तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और करंट डिक्रीज होने से क्या होगा। अब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक पंखा, एक कूलर है और एक एसी, एक फ्रिज है। तो आपने देखा होगा सभी लोड के लिए आपने अलग अलग तरीके के कंडक्टर यूज किए होंगे। नॉर्मली एसी के लिए 6 mm का वायर यूज किया जाता है, पंखे के लिए 1 mm का वायर भी चल जाता है, कूलर के लिए 1.5 mm का वायर चल जाता है, फ्रिज के लिए भी 1.5 mm का वायर चल जाता है। एसी के लिए 6 mm की वायर की रिक्वायरमेंट और फ्रिज और कूलर के लिए 1.5 mm के वायर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली तो जैसे नॉर्मली हम 1.5 mm पे एसी कभी चलाते नहीं है, लेकिन आजकल तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें इनकी रेटिंग में चेंज क्यों फर्क क्यों पड़ गया, 6 mm का 1.5 mm फर्क पड़ गया। यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा हमें कंडक्टर उतना मोटा रिक्वायरमेंट होगा, मतलब उसका डायमीटर उतना ज़्यादा रहना चाहिए जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो जैसे मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो करंट का जो डायमीटर है वो कम हो जा रहा है। करंट की रेटिंग कम हो गई तो हम लो डायमीटर का यानी कम डायमीटर का भी हम कंडक्टर यूज कर सकते हैं। तो कंडक्टर का कॉस्ट भी कम हो गया, कंडक्टर का वेट कम होगा, कंडक्टर का कॉस्ट कम होगा। ये इसके फायदे हैं। ये सबसे अच्छा फायदा है कि लॉसेस कम हो जाएंगे जब करंट कम फ्लो होगा। पहले तो ये देखो कि जब करंट फ्लो कम होगा तो जाहिर सी बात है कम पतला कंडक्टर यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज। अब मैंने क्या कहा कि जब देखो करंट, जो हमारा करंट है वो लॉस है, एक करंट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो करंट कम होगा तो लॉस कम होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस। ध्यान से देखना, आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या है, लॉस है। जब लॉस कम होगा तो इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जब किसी सिस्टम का लॉस कम होता है भैया तभी इंक्रीज होती है उसकी इफिशिएंसी। तो लॉस कम है तो एनर्जी जो इफिशिएंसी वो इंक्रीज होगी। अब जो ड्रॉप है, ड्रॉप क्या होता है, जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है, जब आपका करंट कम होगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अगर आपका ड्रॉप कम कब होगा, जब करंट कम होगा। जब करंट कम होगा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, एक समय के लिए माने तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ड्रॉप ही कम हो जाएगा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ना कि क्यों कम हो जा रहा, तो टेंशन मतलब आप एक नोमेरिकल एक आपका ये पूरा बेसिक नोमेरिकल जब इस पे आएगा ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि V इक्वल टू आई आर है, यानी वोल्टेज डायरेक्टली मतलब V इक्वल टू आई आर के हिसाब से कई सारे इसमें फॉर्मूले लगा रखे हैं, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब हम ये देखते हैं कि ओवरहेड लाइन सिस्टम के क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। तो ये आपको अलग अलग पढ़ना था, लेकिन इन्होंने एक में ही दे दिया तो हम पूरा एक बार में से क्लियर कर लेंगे। क्या कह रहा है, इट इज लेस सेफ। देखिए मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी मौसम खराब होने पे ये ओवर, कभी मौसम ज़्यादा खराब हो गया तो ये वायर टूट जाता है।
ये ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्म होकर टूट जाता है, तो टूटने के बाद ये ग्राउंड पे गिरते हैं जिससे कि आसपास में अगर कोई एनिमल्स पे गिर गया या किसी चीज़ पे गिर गया तो वो खत्म ही हो जाता है। तो लेस सेफ इसलिए इन्होंने कहा है। और लेस एक्सपेंसिव, देखिए एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव इन्होंने क्यों कहा है, कारण क्या है। अगर यही चीज अगर हम ये अंडरग्राउंड लगाए ना, यही काम अंडरग्राउंड में करें तो उसका कॉस्ट इससे कई गुना ज्यादा आएगा, इसलिए इन्होंने लेस एक्सपेंसिव लिखा है। फॉल्ट ऑकर्स फ्रिक्वेंटली, अब देखिए क्या है, इन्वायरमेंट का सीधा सीधा इफेक्ट है, सीधा सीधा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में मौसम का फर्क पड़ता है। मौसम मान लीजिए कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके इंसुलेटर फेल हो सकते हैं, आपका जो कंडक्टर वो फेल हो सकता है, तो इसके अंदर ये फॉल्ट आते रहते हैं। उसके बाद मैं इसकी बात करूँ तो मोर फ्लेक्सिबल, कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। मोर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको लोड बढ़ाना है तो आपको, या ऐसा नहीं है कि लोड बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, सीधा जाहिर सी बात है, लोड बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो आपको जाहिर सी बात उस करंट की रेटिंग से ज्यादा उससे करंट फ्लो नहीं करवा सकते, तो आपको नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे ना, तो इसका फायदा ये है ना कि आपको दूसरा कंडक्टर डालने के लिए दूसरे पुल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर से भी ट्रांसफर कर सकते हो। नॉर्मली अंडरग्राउंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपको अगर लोड बढ़ाना है ना तो आपको दोबारा गड्ढा करना पड़ेगा, दोबारा पाइप है तो दोबारा तार है तो दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ नहीं, इनका नंबर ऑफ कंडक्टर चेंज कर दो, मान लीजिए कि आपने जो कंडक्टर का साइज है उसे चेंज कर दो, आपका काम चल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, फॉल्ट पॉइंट कैन बी इजीली लोकेटेड, सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है कि आप अगर कभी इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसे इजीली देखकर उसे ढूंढ सकते हो। कैन बी इजीली रिपेयर, आप उसे इजीली रिपेयर भी कर सकते हो। और ये दोनों मतलब आप जब अंडरग्राउंड देखेंगे नेक्स्ट में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसके फॉल्ट को इजीली ढूंढ सकते हैं, कैन बी इजीली रिमूव, और इसे हाई वोल्टेज पे भी ऑपरेट किया जा सकता है, ग्रेटर देन 400 kV, 765 समथिंग के ऊपर भी ऑपरेट किया जाता है। के भी मतलब के का मतलब 1000 होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अंडरग्राउंड सिस्टम, अब इसके फायदे देखते हैं। इट इज मोर सेफ, बहुत ज्यादा सेफ है, लेस इफेक्टिव बाय बैंड विदर, मौसम का कम इफेक्ट होता है, मोर एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, और क्या है, फॉल्ट बहुत कम आता है इसके अंदर। मैं कहूँ कि फॉल्ट बहुत कम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बहुत कम आता है। अपीयरेंस देखने में अच्छा लगता है, आपको वायरें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। फॉल्ट पॉइंट कैन नॉट बी इजीली लोकेटेड, यानी कभी इनके अंदर कोई फॉल्ट आ गया ना तो आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे इतनी आसानी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ढूंढ नहीं पाओगे, मैं कह रहा हूँ आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए लिखा है फॉल्ट पॉइंट कैन नॉट बी इजीली लोकेटेड। अब कैन नॉट बी इजीली रिपेयर्ड, अगर आपको पता चल गया कि आपके इस कंडक्टर के अंदर फॉल्ट है तो आप इस कंडक्टर के अंदर फॉल्ट रिपेयर नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, आपको गड्ढा करना पड़ेगा, उस फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसे कट करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, या पूरा कंडक्टर ही चेंज करना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको। इट कैन वर्क ओनली अप टू 66 kV ड्यू टू इंसुलेशन डिफिकल्ट। अब ये जो लाइन है ना अंडरग्राउंड, इसे आप 66 kV तक ही ऑपरेट कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा ऊपर ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ इंसुलेटर और इंसुलेटर की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो जिससे जो आपका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर आप नॉर्मली इंसुलेटर पर आप 66 kV से ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा, आपका इंसुलेटर फेल हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस होती है सभी कामों के। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लाइन सपोर्ट क्या होता है, जैसे आपका टावर हो गया, लाइन को सपोर्ट करता है, इसलिए लाइन का मतलब क्या हो, जो आपकी लाइन है ट्रांसमिशन वाली लाइन है उसे लाइन कहता है, उसको सपोर्ट करने वाला टावर हो गया। और कई चीज देख रहे हो आपने, टावर सपोर्ट करते हैं और तो कुछ सपोर्ट करता नहीं है। कंडक्टर, जिसके अंदर से आपका जो पावर है वो ट्रांसमिट हो रहा है उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में क्या हो सकता है, बंडल हो सकता है, आपको बताएंगे बंडल कंडक्टर क्या होता है। ACSR होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होता है जो कंडक्टर को सपोर्ट करता है। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कंडक्टर और टावर के बीच में। नॉर्मली आपको इतना याद रखना है। क्रॉस आर्म जो मैंने आपको दिखाया था, जो क्या करता है, इंसुलेटर को होल्ड करके रखता है और कंडक्टर को सपोर्ट करता है, क्रॉस आर्म का ये काम होता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कैसा होता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, जो कि लाइटिंग होती है, जैसे कि मौसम खराब होने से बिजली खड़कती है, तो वो जो बिजली खड़कती है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिरे तो वो इफेक्ट ना डाले, उसके लिए लाइटिंग अरेस्ट लगाया जाता है, यानी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, इतना याद रखना है। फेस प्लेट क्या होता है, दो फेसों के बीच में लगाया जाता है। अर्थिंग वायर क्या होता है, ऊपर और नीचे लगाया जाता है प्रोटेक्टिंग के लिए, कि गिरे ना, कभी इफेक्ट ना पड़े, कभी मतलब एज अ प्रोटेक्टिंग के वायर की तरह काम करता है। फ्यूज एंड आइसोलेटिंग स्विच, फ्यूज का काम क्या होता है, ओवर करंट पे कट ऑफ कर जाए। आइसोलेटिंग स्विच का काम क्या होता है कि सर्किट को मतलब जो पूरा लाइन है उसे ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है।
बारबेड वायर बॉन्ड, इनका भी उसके लिए यूज होता है, पोल्स के लिए। आगे देखते हैं। लाइन सपोर्ट में आता है वुडन पोल्स, स्टील पोल्स, आरसीआर पोल और स्टील टावर। अब इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं, डायग्राम दिखाता हूँ। जो आपका वुडन पोल्स है, इसे वुडन पोल्स कहते हैं। अब इनका यूज उतना ज्यादा नहीं होता है, ये पहले पहाड़ी इलाके में यूज किया जाता था। ये नॉर्मली आप गांव में भी देखोगे ना, तो लक्कड़ के ऊपर एक एक बांस ले लेते थे, उसके ऊपर एक लक्कड़ ठोक लेते थे, उसके ऊपर कंडक्टर से पास कराया जाता है, तो उसे वुडन पोल कहते हैं। नॉर्मली इसमें डायग्राम में अच्छा दे रखा, नॉर्मली लोकल लैंग्वेज, लोकल एरिया में ऐसे खेल ठोक ठोक के काम चलाते थे। और ये है स्टील पोल। पोल इसलिए क्योंकि इसका साइज नॉर्मली 9, 10, 11, 12 फीट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये आर आरसीसी यानी कंक्रीट का बना होता है, सीमेंट का बना होता है। ये आपको जो पोल दिख रहा है, ये सीमेंट का बना होता है। आप नॉर्मली अपने लोकल एरिया में भी देख सकते हो। ये टावर नॉर्मली हाई टेंशन लाइन, हाई वोल्टेज टेंशन मतलब हाई वोल्टेज लाइन के लिए यूज किया जाता है। कंडक्टर, कंडक्टर किसका होता है? कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है और एसीएसआर का होता है। देखिए कॉपर का हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका कॉस्ट महंगा पड़ता है, सिंपल सी बात है, जो महंगा होगा उसका यूज नहीं होगा। एल्यूमिनियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट सस्ता होता है, और अच्छी बात क्या है कि जो इसका वेट होता है ना, वो भी कम होता है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, एल्यूमिनियम पढ़ लेते हैं। द कंडक्टर मटेरियल इज द नेक्स्ट टू कॉपर, ये कॉपर के बाद आता है, सस्ता होता है, एंड वेट जो डू टू नॉट फ्लेक्सिबल। तो मेनली दो रीजन होता है एल्युमिनियम का यूज करने का। पहला क्या है, एक तो इसका कॉस्ट कम पड़ता है, और दूसरा क्या है कि ये इसका वेट कम होता है। अगर आप नॉर्मली कॉपर और एल्युमिनियम को कंपेयर करो तो एल्युमिनियम हल्का होता है। तो एल्युमिनियम हल्का होने से क्या होता है कि जो आपका टावर है ना, उसके ऊपर लोड कम पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो वेट पड़ रहा है ना। तो देखिए, लेकिन फिर भी हम एल्युमिनियम का यूज सीधा सीधा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम का एक कंडक्टर बनाया, एक वायर बनाया और उसे हमने लटका दिया खंभे के ऊपर। ऐसा कहीं नहीं करता, हम कभी नहीं करता। हम एल्युमिनियम से एक कंडक्टर बनाते हैं, जैसे ACSR कहते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ACSR है ना, उनमें ये आपको साइड साइड में एल्युमिनियम मिलेगा और बीच में स्टील का मिलेगा। स्टील क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। एल्युमिनियम को अगर हम सीधा लटकाए तो एल्युमिनियम ब्रेक कर जाएगा, इसलिए बीच में हम एक स्टील का वायर डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं? स्टील का वायर, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अब नॉर्मली जो कॉस्ट है, कॉपर से सस्ता पड़ता है ये, तो नॉर्मली इसका यूज किया जाता है। इसका लॉन्ग लाइफ, सब कुछ लॉन्ग ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। पहले इसका कॉपर का यूज किया जाता था, लेकिन क्या करते थे कि जब लाइट जाती थी ना, तो गांव वाले वायरें काट के लेके भाग जाते थे। अब सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था, जो बिजली विभाग वाले थे उन्होंने कहा नहीं भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसी असर का यूज करके देखते हैं। अच्छी रिजल्ट अच्छा दिया तो इसी का यूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट गरीब है, ऐसा है इसलिए कि चीज़ें अपडेट करनी पड़ती है समय के साथ। लाइट अरेस्टर, लाइट अरेस्टर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। जब भी ज़्यादा लाइट, मतलब जैसे कि बिजली खड़कना, लाइक इस तरीके का कोई भी होता था और वो बिजली कहीं गिर जाती थी, तो ट्रांसमिशन लाइन पे गिरे तो ट्रांसमिशन लाइन को खराब ना करे पूरे, क्योंकि वो पूरे चैन होता है यार। अगर एक किसी पॉइंट पे भी गिर गया ना, तो पूरे 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 सिस्टम को बैठा देगा। तो उसके लिए लाइट अरेस्टर का यूज किया जाता है। एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, नॉर्मली सबसे पीक पे, सबसे ऊपर इसे लगाया जाता है, आपको ये याद रखना है। इंसुलेटर की बात करें तो पिंच टाइप इंसुलेटर और सर्कल टाइप इंसुलेटर नॉर्मली 33 kV से नीचे की लाइन में यूज किया जाता है। ये दोनों इंसुलेटर 33 kV की लाइन से नीचे में यूज किए जाते हैं, और ये नॉर्मली 33 kV से ऊपर भी यूज होते हैं। अब इनकी यूज बताता हूँ। इसके ऊपर से कंडक्टर जाता है, इसलिए इसे पिंच टाइप इंसुलेटर कहते हैं। और जितना बड़ा इंसुलेटर होगा उसका वोल्टेज रेटिंग उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना बड़ा इंसुलेटर होगा उसकी वोल्टेज रेटिंग उतनी ज़्यादा होगी, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली पोर्सलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सलिन। चीनी मिट्टी देखी आपने, फ्यूज व्यूज भी आते हैं ऐसे, तो पोर्सलिन के बने होते हैं। और इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ठीक होता है, अच्छा होता है। और जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये कुछ ऐसे होते हैं, इन पे कंडक्टर को बांधे जाते हैं, और नॉर्मली ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। और ये छोटे छोटे दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन में आपको कहीं यूज होते हुए नहीं दिखाई देंगे। और ये सारे के सारे आपका जो स्ट्रेट टाइप इंसुलेटर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन दोनों में यूज हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब ये क्या है कि आपको क्लासिफिकेशन करना है ट्रांसमिशन लाइन को। तो नॉर्मली वोल्टेज, डिस्टेंस, AC और DC, आपको कितना वोल्टेज ट्रांसफर कर रहा है उसे देखोगे, कितना डिस्टेंस ट्रांसफर करना है उसे देखोगे, AC ट्रांसफर करना है, DC ट्रांसफर करना है उसे देखोगे। तो अगर आपका जो नॉर्मली अगर हम वोल्टेज की बात करें तो 8 kV यानी 800 से प्लस, 800 kV से प्लस होता तो
वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में चला जाता है। और 765 kV 400 kV 233 220 kV 110 kV एंड 66 kV लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन कहते हैं। नॉर्मली यहाँ कुछ जानने वाली बात नहीं था, यहीं ये बात जानने वाली बात थी कि 765 kV तक अभी तक तो मैंने इतना ही देखा है, हाई वोल्टेज देखा है। ध्यान रखना सबके पीछे के लगा पड़ा, के का मतलब 1000 होता है। अब यहाँ पे ये रेटिंग आपको याद करने वाली चाहिए। शॉर्ट लेंथ का मतलब होता है कि जो 80 किलोमीटर, के का मतलब किलोमीटर है, यानी 80 किलोमीटर से कम हो तो उसे शॉर्ट शॉर्ट लेंथ कहते हैं, यानी शॉर्ट कम शॉर्ट लेंथ, इतना याद कर लो। मीडियम लेंथ का मतलब क्या है, 80 से 160 के बीच में होगा तो मीडियम होगा। लॉन्ग लेंथ का मतलब क्या है कि 160 से ऊपर होगा तो लॉन्ग लेंथ में चला जाएगा। अब बात करते हैं एसी और डीसी के ऊपर। द ट्रांसमिशन लाइन में भी एसी और डीसी डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो ये पीपीटी यहीं तक था। तो इसके बाद अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रह गया हो या आपको कोई भी वीडियो रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, चाहे वो किसी भी चीज़ पर हो, तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। स्पेशली मेरा काम रिपेयरिंग का, तो आप टेक्निकल वीडियो मांगोगे, रिक्वायरमेंट हो गया आपके, जैसे एसी के ऊपर हो गया, फ्रिज के ऊपर हो गया, एक्सेट्रा कोई भी एप्लीकेशंस हो गया जो आप घर में यूज करते हो, उसके ऊपर आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। देखते रहो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।